गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स में से 5 प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं एंड बाकी के रिमेनिंग आज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है मुझे वीडियो बनाते बनाते 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, मतलब लगातार वीडियोस डालते हुए। जब से मैंने डालनी स्टार्ट करी है लगातार 28 अप्रैल से स्टार्ट करा था और आज तक, ठीक है। हमने संडे भी स्किप नहीं किया है, लगातार वीडियोस में डाल रही हूँ। उससे पहले मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। अगर आपको लगता है कि आपके काम की है, जैसे कि एक लॉ का सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, एफएम कंप्लीट कराया हुआ है, इनकम टैक्स कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो, ठीक है। एंड चलो आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और मैं भगवान से बस यही प्रे करती हूँ कि भगवान ने अभी तक मुझे मेरी कंटिन्यूटी बनाए रखा है तो आगे भी रखें, ठीक है। और मैं आपको भी बस यही बताना चाहती हूँ कि जो भी काम हम सोचते हैं ना, अगर हम चाहते हैं ना उसको दिल से कि हमारे ये काम होए, तो वो पक्का होता है, ठीक है। मैंने यही सोचा था कि क्या मैं ऐसा कर पाऊँगी, क्या मैं स्किप नहीं कर पाऊँगी, क्या मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा और भगवान से यही कहूँगी कि भगवान थोड़ी सा और, अभी 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो है वो तो खुशी अलग ही होगी। तो अभी 6 मंथ में ही बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, ठीक है। कि अब हमने कल से ही स्टार्ट किया था और आज हमारे 6 मंथ कंप्लीट हो गए, ठीक है। मेरी सिस्टर भी लगी हुई है साथ में, प्रीति कौशिक क्लासेस के नाम से, वो भी लगातार वीडियोस बना रही है। 28 अप्रैल से ही उसने स्टार्ट किया था और अभी तक हम दोनों लगे हुए हैं। चलो आप भी लग जाओ, अगर आपको भी लगता है ना कि अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो फालतू वीडियो क्यों देखते रहते हो, उससे अच्छा अपनी वीडियोस बनाओ, ठीक है। अपनी कोई देख लिया करो, कम से कम थोड़ा तो ज्ञान मिलेगा ना। चलो स्टार्ट करें। ओके, देखो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की, जिसमें हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल रहने वाला है आज का, जो कि 6 नंबर पर है, डैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें क्या समझना है, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो हमें समझना है वो ये कि हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है अपने इंटरेस्ट की बजाय। बात समझ में आई? कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि जो परचेज मैनेजर है, ठीक है, कंपनी का, उसको 100 टन रॉ मटेरियल खरीदना था और उसका बेटा जो है वो सप्लाई करता है, वो सप्लायर का काम करता है। तो उसने क्या किया, वो रॉ मटेरियल अपने बेटे से खरीद लिया। अब बेटे से खरीदा, साथ के साथ, पहली बात अपने बेटे से खरीदा, साथ के साथ मार्केट रेट से भी हाई प्राइस पर उसने खरीद लिया। अब उसने क्या करा, मैनेजर ने अपना पर्सनली प्रॉफिट तो देख लिया, लेकिन कंपनी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ना। तो ऐसे सिचुएशन, ये कहा गया है, हेनरी फॉयल साहब ने कहा है कि ये गलत बात है, ठीक है। आपको अपना इंटरेस्ट देखने की बजाय आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है, समझ रहे हो बात? तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाले हैं। नंबर 1, ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी। पहले नंबर पर तो आएगा कि आप जो है, आपको, अगर आप सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट की बात करते हो, अगर आप जनरल इंटरेस्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हो, तो इसका मतलब आप ह्यूमैनिटी को भी ऑब्जर्व कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट है, एवरीबडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर सबका प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी का भी प्रॉफिट होएगा, ठीक है। नहीं, अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो सबको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। और अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप अकेले अकेले कमा रहे हो, तो बाकी रह जाएंगे। डन। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इससे ऑब्टेन होंगे ही होंगे। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। वॉलेटिंग इफेक्ट क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट को नहीं मानते, आप अपने बेटे की शॉप से ही खरीद रहे हो और साथ के साथ हाई प्राइस पर खरीद रहे हो, तो आप एक तो ह्यूमैनिटी को वॉयलेट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड, आप जेलसी को बढ़ा रहे हो। थर्ड, हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हिंड्रेंस का मतलब होता है एक तरीके से लिमिटेशंस, ठीक है, प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स।
जो आपका इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेट इज रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़। रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप जब किसी पर्सन से काम करा रहे हो, ठीक है, आपका जो एम्प्लॉय है उसको आप इतनी रेम्युनरेशन तो दो, इतनी सैलरी तो दो, रेम्युनरेशन मतलब सैलरी, इतनी सैलरी तो दो कि सामने वाले का गुजारा हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर रेम्युनरेशन विच शुड गिव दैम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एटलीस्ट उसको रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मिल जाए, इतना तो उसको पे करो। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? नंबर 1, इंक्रीज इन एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय एनकरेज होगा काम को करने के लिए और वो सेटिस्फाई भी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अ स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज़। उस एम्प्लॉय के बीच में डेडिकेशन, स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। मतलब उसका मन चाहेगा मुझे करना है, यस मुझे करना है। जैसे अगर मेरे सब्सक्राइबर फटाफट बढ़ रहे हैं, ठीक है, फटाफट बढ़ रहे हैं, कहने का मतलब है जितना मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो मैं और डेडिकेशन के साथ काम करूँगी। बात समझ रहे हो? तो वही यहाँ पे इसमें है। उसके बाद आता है डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट। डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट। आज आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, ठीक है, मेरे 6 महीने की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दे लो प्लीज़, पढ़ाई पे, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके भी 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, बट अब पढ़ाई पर ध्यान। क्या बोला मैंने? एनकरेजमेंट टू डिसऑनेस्टी। यस, अगर किसी पर्सन को आपने मतलब आपकी एक शॉप है, ठीक है, उस पर आपने एक काम मतलब जो आपका हाथ फटवा दे ऐसा रख लिया, ठीक है, एक बंदा रख लिया, आप उसको फेयर रेम्युनरेशन नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा? कुछ जालसाजी करेगा। कहने का मतलब है वो कस्टमर के साथ करेगा कि कस्टमर भाई ले पकड़, तो ऐसे कर, तो सामान ले जाया कर, लेकिन बाहर जाके मुझे आधा पे कर दिया कर, आधा तेरा प्रॉफिट आधा मेरा प्रॉफिट, कैसे भी करके, समझ रहे हो? मतलब वो डिसऑनेस्टी तो करेगा ही करेगा। बात समझ में आई? तो यही बात है। जैसे अगर मैं लाइव एग्जांपल ले लूँ, अगर आप मेरी इसमें व्यूज़ नहीं दे रहे हो, मैंने पढ़ाई का चैनल बनाया था, ठीक है, आप व्यूज़ नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूँगी? मैं डिसऑनेस्टी पर अगर मैं आ जाती हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ फेयर नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी? डिसऑनेस्टी पर आ जाऊँगी और कुछ सॉन्ग्स वगैरह के वीडियो डालने शुरू कर दूँगी ना, किसी की भी कट कॉपी करके डाल दिया, व्यूज़ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। डन। तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसा होता है, जब उसको फेयर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो ऐसा करेगा। डन, समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो, उसके बाद आता है नेक्स्ट वायलेटिंग इफेक्ट, दैट इज इंक्रीज द लेबर टर्नओवर रेट। आपकी कंपनी से भागेंगी छोड़ के जब आप उसको फेयर रेम्युनरेशन नहीं दोगे तो। ये थे रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये 8 पॉइंट है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। इसका मतलब है इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। दैट मीन्स कि ना तो पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन और ना ही पूरा का पूरा कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एटसेट्रा शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ सुपीरियर। कि अगर जो सुपीरियर है उसके हाथ में सिर्फ यही रह जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बांट लेता है कि अगर पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है, बिजनेस को एक्सपैंड करना, तो वो काम करूँगा मैं, सुपीरियर ने ही बोला। On the other hand, authority for the purchase of raw material, granting leave to the employees, etc. should be delegated to subordinates. और आपको कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आना है, कितना लेके आना है, एम्प्लॉय वगैरह को अगर छुट्टी चाहिए तो वो आपसे पूछ के ले सकते हैं। वो हमने डेलीगेट कर दिया सबऑर्डिनेट को कि ये काम संभालो आप, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। इसमें क्या हो गया? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन हुआ। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि डिक्रीज इन वर्कलोड ऑफ सुपीरियर, कि इससे क्या हो जाएगा? आप जो सुपीरियर है उसका वर्कलोड डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो सुपीरियर है उसका वर्कलोड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब उसको रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए उसको नहीं जाना पड़ेगा। डन। सेकेंड पॉइंट है बेटर एंड क्विक डिसीजन, फटाफट और क्विकली डिसीजन लिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन एनकरेजमेंट टू सबऑर्डिनेट्स। देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? डिक्रीज इन वर्कलोड ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर का वर्कलोड कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला बेटर एंड क्विक डिसीजंस, मतलब अच्छे और क्विकली डिसीजन लिए जाएंगे, फटाफट
मेरा काम क्या है पॉलिसीज़ बनाने का, और मेरा काम क्या है ऑब्जेक्टिव सेट करने का, और मेरा काम क्या है अगर एक्सपैंड करा तो वो। हाँ जी, आपका काम क्या है कि हमें ना कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह खरीद कर लेके आना, तो वो डन। तो इससे क्या होगा, ये चीज़ें जो है काम को फटाफट ही तो करे, डिसीजन फटाफट तो लिया जा रहा है। उसके बाद है इंक्रीज इन एनकरेजमेंट टू सबॉर्डिनेट। अब सबॉर्डिनेट के ऊपर काम आ गया भाई 14, तो फिर वो क्या करेगा, ऐसे कॉलर को ऊपर उठा के हम भी बॉस बन गए, ऐसे वो करेगा। ठीक है, तो एनकरेजमेंट तो उसके अंदर भी हो जाएगा ना कि मैं भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया हूँ ऑर्गेनाइजेशन का। यस, वायलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि या तो पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा या डिसेंट्रलाइजेशन पूरा का पूरा होगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। नंबर 1, अननेसेसरी इंक्रीज इन वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड इन केस ऑफ सबऑर्डिनेट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कह रहा है अगर सेंट्रलाइजेशन होता है तो अननेसेसरी वर्कलोड सुपीरियर के ऊपर पड़ जाएगा, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है तो अननेसेसरी वर्कलोड सबऑर्डिनेट के ऊपर पड़ जाएगा। ठीक है जी, पक्का क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजन बाय सुपीरियर इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, वीक डिसीजन बाय सबऑर्डिनेट इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजन, अगर सारा काम सुपीरियर के ऊपर है तो वो इम्पेशेंट और रॉन्ग डिसीजन आ सकते हैं फटाफट के चक्कर में। ठीक है, सेकेंड बात, अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है तो जो सबऑर्डिनेट है वो वीक डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसको कई बार इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी सुपीरियर को नॉलेज होती है। थर्ड पॉइंट, डिक्लाइन इन एनकरेजमेंट टू सबऑर्डिनेट इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। अगर हमने ऊपर बात करी थी कि इंक्रीज द एनकरेजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, क्योंकि उसको भी कुछ काम दे दिया कि भाई तेरे को रॉ मटेरियल वगैरह खरीद कर लेके आना है, या फिर एम्प्लॉय को छुट्टी वगैरह चाहिए तो तुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मतलब बेचारे सबऑर्डिनेट को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, उसका जो एनकरेजमेंट था जो बढ़ा हुआ था वो डिक्लाइन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये 3 प्रिंसिपल्स समझ में अच्छे से आ गए हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। पहले वाली भी वीडियो देखकर अपने साथ साथ कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फिर हम कल करेंगे नेक्स्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।